फ्रेंड्स, मैं सीए श्रुति सिंघल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ई इनवॉइस के रिलेशन में सारी बातें। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ ई इनवॉइस, फिर हम देखेंगे कि ई इनवॉइस बनता कैसे है। तीसरे भाग में हम देखेंगे एफएक्यूज और एडवाइजरी जो कि ई इनवॉइस के संपर्क में निकाली गई हैं। चौथे भाग में हम देखेंगे डायनामिक क्यूआर कोड और ई इनवॉइस क्यूआर कोड में क्या फ़र्क है। सबसे पहले हम ब्रीफ रिकलेक्ट कर लेते हैं कि इनवॉइस अंडर जीएसटी किस सेक्शन में मैंडेटरी है, किस सेक्शन में बनता है। सेक्शन 31 कहता है कि एवरी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज के लिए ई इनवॉइस बनाना मैंडेटरी है। वहीं पे सेक्शन 16 कहता है कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन है, कोई रिसिपिएंट है, उसको अगर आईटीसी क्लेम करना है किसी भी इनवॉइस पे, तो उस इनवॉइस का क्रेडिट वो तभी ले सकता है जब उसके पास उस गुड्स और सर्विसेज का इनवॉइस हो। ब्रीफली हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि जो टैक्स इनवॉइस है इन केस ऑफ गुड्स वो इशू करने की लायबिलिटी कब होती है। इन केस सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट, तो ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ गुड्स, और अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं है तो ऑन और बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग द गुड्स अवेलेबल टू द रिसिपिएंट। वहीं पे सर्विस सप्लाई के केस में टैक्स इनवॉइस इशू करने की लायबिलिटी कब आती है, अगर सप्लाई ऑफ सर्विसेज के पहले इनवॉइस बना दिया जाता है तो कभी भी, अगर सप्लाई ऑफ सर्विस के बाद बनाया जाता है तो इन केस ऑफ इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड एनपीएफसी 45 days आफ्टर द सप्लाई ऑफ सर्विसेज, और अदर देन दीज 3 कंपनीज तो 30 days आफ्टर द सप्लाई ऑफ सर्विसेज टैक्स इनवॉइस बनाना मैंडेटरी है। अब हम आज के मेन टॉपिक पे आते हैं जो कि है ई इनवॉइस। ई इनवॉइस क्या होता है? ई इनवॉइस इज एन इनवॉइस विच कंटेन्स इनवॉइस रेफरेंस नंबर। अच्छा, ये इनवॉइस रेफरेंस नंबर मिलेगा कैसे? ये मिलेगा इलेक्ट्रॉनिकली और डिजिटली जब हम ई इनवॉइस पोर्टल पे प्रेस्क्राइब्ड इंफॉर्मेशन लोड कर देंगे। अगर इसको हम पिक्टोरिकली देखें तो इसमें 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहले हमें एक इनवॉइस प्रिपेयर करना है और उस इनवॉइस को हमें INV01 फॉर्मेट में अब प्रिपेयर करना है। उसके बाद उस इनवॉइस को हमें अपलोड करना है ऑन ई इनवॉइस पोर्टल। इस ई इनवॉइस पोर्टल को इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी बोलते हैं, और इस इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल का URL है www.einvoice1.gst.gov.in। जब हम अपलोड कर देंगे उसके बाद इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल हमें एक IRN नंबर जनरेट करके देगा और साथ ही एक QR कोड भी जनरेट करके देगा जो कि डिजिटली साइंड होगा बाय whom? बाय इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। जब हमारे पास IRN नंबर जनरेट हो जाएगा और उस नंबर को हम अपने इनवॉइस पे फीड कर देंगे तो वो इनवॉइस बनेगा इनवॉइस ई इनवॉइस। ई इनवॉइस हमारे कंप्यूटर में ही बनता है। ई इनवॉइस ई वे बिल की तरह ऑनलाइन जनरेट नहीं होता है। ई इनवॉइस में ऑनलाइन जाके एक IRN नंबर जनरेट करना पड़ता है जो कि आपके इनवॉइस पे लिखा रहता है, और उसके बाद आप ये कस्टमर को इशू कर सकते हैं। अगर हम इन स्टेप्स को डिटेल में देखें तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस इन INV01 फॉर्मेट। जो INV01 फॉर्मेट है ये हमारे को बताया था गवर्नमेंट द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 60/2020 CT में डेटेड 30 जुलाई 2020, और इसमें कुछ फील्ड्स जो थी वो मैंडेटरी कर दी गई थी और कुछ ऑप्शनल कर दी गई थी। मेनली जो मैंडेटरी फील्ड्स थी वो वही फील्ड्स थी जो कि रूल नंबर 46 में
इनवॉइस में लिखी गई जितनी मैंडेटरी बातें थी वही INV 01 में मैंडेटरी करी गई है। सिर्फ एक चीज़ और इसमें मैंडेटरी करी गई है, वो है IRN। मतलब है कि इनवॉइस में इनवॉइस रेफरेंस नंबर मैंडेटरी कर दिया गया है। सबसे पहले अगर हम इसको ऊपर से देखना शुरू करें तो हम देखेंगे कोड फॉर सप्लाई टाइप। एक कोडिफिकेशन कर दिया है कि सप्लाई टाइप किस तरह की है वो कोड के रूप में बताइए, ना कि बिजनेस टू बिजनेस है तो बिजनेस टू बिजनेस लिखिए, या टू SEZ है विद पेमेंट ऑफ टैक्स तो ये लिखिए टू SEZ विद पेमेंट ऑफ टैक्स। उसका कोड जनरेट कर दिया, आपको सिर्फ वो कोड लिखना है उस INV1 फॉर्मेट के इनवॉइस में। फिर आपको डॉक्यूमेंट टाइप का भी कोड लिखना है, INV फॉर इनवॉइस, CRN फॉर क्रेडिट नोट, DBN फॉर डेबिट नोट। डॉक्यूमेंट नंबर लिखना है, इनवॉइस नंबर हो गया, डेबिट नोट नंबर हो गया, क्रेडिट नोट नंबर हो गया। डॉक्यूमेंट डेट, प्रीसीडिंग डॉक्यूमेंट नंबर। प्रीसीडिंग डॉक्यूमेंट नंबर जैसे कि अगर इनवॉइस इशू किया हुआ है और उसके अगेंस्ट अब आप डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इशू कर रहे हो तो आपको इनवॉइस का नंबर भी लिखना है। फिर IRN ऑल्दो INV 01 में मैंडेटरी फील्ड है, लेकिन ये सप्लायर ऑटो पॉपुलेट नहीं करेगा, सप्लायर नहीं लिखेगा, ये सप्लायर को मिलेगी फ्रॉम इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। अब हम देखते हैं सप्लायर इंफॉर्मेशन। सप्लायर इंफॉर्मेशन अभी भी तो जाती है, लेकिन जो आगे INV 01 में सप्लायर इंफॉर्मेशन है उसमें एक चेंज है ये कि जो सप्लायर का लीगल नेम है वो मेंशन करना है, और जो लीगल नेम एज पर पैन ऑफ द सप्लायर है। साथ में जो बाकी जो अभी भी डिटेल जाती हैं, GST IN, एड्रेस, प्लेस, स्टेट कोड एज पर GST सिस्टम, पिन कोड। अगर रेसिपिएंट की बात करें तो सब कुछ सेम है, बस जो नाम लिखा जाएगा वो लीगल नेम एज पर पैन ऑफ द रेसिपिएंट लिखा जाएगा। फिर GST IN, एड्रेस, प्लेस, स्टेट कोड एज पर GST सिस्टम, पिन कोड, प्लेस ऑफ सप्लाई, ये तो वैसे ही है। फिर शिप टू, अगर शिप टू की बात करें तो अगर बिल टू शिप टू मॉडल है तो शिप टू डिटेल्स भी मैंडेटरी है, और अगर बिल फ्रॉम शिप फ्रॉम मॉडल है तो डिस्पैच फ्रॉम डिटेल्स भी मैंडेटरी है। फिर अगर इनवॉइस आइटम डिटेल्स की बात करें तो सीरियल नंबर लिखना है 1 2 3 4। उसके बाद वेदर द सप्लाई ऑफ सर्विस और नॉट, येस और नो। अगर सर्विस सप्लाई है तो येस, अगर गुड सप्लाई है तो नो। HSN SSE कोड लिखना है गुड्स और सर्विसेज का। फिर हमने ये जो एक डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स है इसको स्ट्राइक आउट किया हुआ है, क्यों? क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, ऑल्दो जो रूल 46 कहता है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स इज मैंडेटरी, बट INV 01 फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स को मैंडेटरी नहीं, इसको ऑप्शनल रखा गया है। वहीं पे क्वांटिटी इन केस ऑफ गुड्स एंड यूनिट्स और यूनिक क्वांटिटी कोड देयर ऑफ, ये भी ऑप्शनल रखा गया है, जहाँ की अगर रूल 46 पढ़ते हैं तो इस इंफॉर्मेशन को मैंडेटरी किया हुआ है रूल 46 में। फिर प्राइस पर यूनिट आइटम, ग्रॉस अमाउंट, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और अबाउट टेकिंग इनटू अकाउंट डिस्काउंट, रेट ऑफ टैक्स। अच्छा, अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज आइटम वाइज, ये ऑप्शनल करती है। टोटल वैल्यू बतानी है। फिर डॉक्यूमेंट टोटल डिटेल्स की डॉक्यूमेंट के कितना टोटल है इंक्लूडिंग टैक्सेस, फिर टैक्सेबल सप्लाई कितनी थी, और टेकिंग इनटू अकाउंट डिस्काउंट, अबेटमेंट और टोटल वैल्यू इन INR। अगर हम एक आध ऑप्शनल फील्ड की भी बात करें तो एडिशनल करेंसी कोड डालने की भी ऑप्शनली उन्होंने एक फील्ड आइटम बना रखी है, जिसमें कि अगर जो इनवॉइस है वो एक्सपोर्ट का इनवॉइस है और उसकी जो करेंसी है अदर देन INR है तो आप USD है, यूरो है, कुछ भी है तो आप वो करेंसी स्टेट कर सकते हैं। रिवर्स चार्ज में वेदर द लायबिलिटी इज अंडर रिवर्स चार्ज, ये ऑल्दो इनवॉइस एज पर
रूल 46 में ये मैंडेटरी फील्ड है, बट ये INV 01 में ऑप्शनल फील्ड है। और IHG एप्लीकेबिलिटी डिस्पाइट सेलर एंड रिसिपिएंट लोकेटेड इन द सेम स्टेट। अगर कोई ऐसा सिनेरियो डेवलप होता है तो ये भी एक फील्ड है, बट ये एक ऑप्शनल फील्ड है। अब हम चलते हैं स्टेप 2 पर कि हमें अपलोड करना है ई इनवॉइस पोर्टल पे जो अभी हमने इनवॉइस बनाए हैं इन INV 01 फॉर्मेट अपने कंप्यूटर पे। तो अच्छा, इसको हम अपलोड कैसे करेंगे? हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम GST पोर्टल पे, ई इनवॉइस पोर्टल पे फ्री डाउनलोड कर लें एक बल्क जनरेशन टूल, या हम अपने GSP जो सुविधा प्रोवाइडर हैं, GST सुविधा प्रोवाइडर हैं, उनका API यूज़ करके, जैसे टैली है, जोहो है, वेबटेल है, होस्टबुक्स है, क्लियर टैक्स है, ये सब GSP है। इन्होंने ऑलरेडी लिंकिंग कर रखी है इनवॉइस पोर्टल से। अगर आप इन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू अपना इनवॉइस बनाते हैं तो आप इन सॉफ्टवेयर्स की वेबसाइट्स पे चेक कर सकते हैं कि कैसे वो कंप्यूटर में बना हुआ इनवॉइस ऑनलाइन ई इनवॉइस पोर्टल से कॉरस्पॉन्ड करके आपको ऑटोमेटिकली IRN नंबर जनरेट करके देगा। और अगर आप GSPs नहीं यूज़ करते हैं, आप डायरेक्टली भी API के थ्रू, टैक्स पेयर सिस्टम के थ्रू भी IRN जनरेट कर सकते हैं। तो ये तो काफ़ी टेक्निकल हो जाता है डायरेक्ट इंटीग्रेशन। GSP बहुत कॉमन मेथड है क्योंकि बहुत सारे जो टैक्स पेयर्स हैं वो ये सॉफ्टवेयर यूज़ करके ही इनवॉइस बनाते हैं। तो ये GSP की वेबसाइट्स पे जाके देख सकते हैं कि कैसे इनवॉइस, ई इनवॉइस के लिए IRN नंबर इलेक्ट्रॉनिक वो जनरेट कर देगा। अभी हम बल्क जनरेशन टूल समझ लेते हैं जो कि फ्री डाउनलोड है फ्रॉम GST इनवॉइस पोर्टल। अब हम देख लेते हैं कि ऑनलाइन कैसे करना है। ऑनलाइन अगर GST, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ कर रहे हो तो कैसे ई इनवॉइस जनरेट होगा? आपको INV 01 में सारी डिटेल्स जनरेट करके वेबसाइट पर जाना है e-invoice1.gst.gov.in और उसमें हेल्प में टूल्स में बल्क जनरेशन टूल्स में जाके आपको बल्क जनरेशन टूल डाउनलोड करना है, जो कि होगा यहाँ से। अगर आपको एक एक्सेल बेस्ड टूल मिल जाएगा जिसमें कि आप इनवॉइस 1 बाय 1 फीड कर सकते हो और उसका IRN जनरेट कर सकते हो। इस तरह से यूटिलिटी खुल जाएगी और यूटिलिटी में सप्लायर प्रोफाइल मैंडेटरी ऐड करना है और रिसिपिएंट मास्टर मैंडेटरी ऐड करना है। उसमें वही सारी फील्ड्स जो हमने अभी डिस्कस करी थी वो मैंडेटरी वाली फिल करनी है। प्रोडक्ट मास्टर, एटलीस्ट एक प्रोडक्ट का मास्टर क्रिएट करना है। उसके बाद ई इनवॉइस में न्यू इनवॉइस बनाना है और न्यू इनवॉइस में जितनी भी मैंडेटरी फील्ड्स हमने डिस्कस करी हैं वो डालनी है। उसको वैलिडेट करके एक जेसन फाइल बनानी है और जेसन फाइल बनाने के बाद इनवॉइस बल्क अपलोड में अपना e-invoice1.gst.gov.in के लॉगिन करके इनवॉइस बल्क अपलोड के ऑप्शन में जाके वो जेसन फाइल जो आपने जनरेट करी है वो अपलोड करनी है। जेसन फाइल अपलोड करने के बाद आपको एक एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड करनी है। डाउनलोड एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड करनी है और इंपोर्ट QR कोड में ये एक्सेल यूटिलिटी इंपोर्ट करके आपको ई इनवॉइस जनरेट हो जाएगा जिसका आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हो और इसको आप इसकी पेमेंट डिटेल्स भी यहीं पे नोट कर सकते हो। तो ऐसे अगर आप ई इनवॉइस बनाना चाहते हो तो आप इस पोर्टल के
बल्क जनरेशन टूल के बेसिस पे भी आप ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हो। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 पे हमारा ई इनवॉइस में हमारे पास ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए IRN और डिजिटल सिग्नेचर वाला QR कोड मिल गया है। अच्छा, ये डिजिटली साइंड QR कोड का मतलब क्या है? इसमें किसके सिग्नेचर लग रहे हैं? इसमें IRP जो इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल है उसके सिग्नेचर लग रहे हैं। तो बेसिकली अगर हम इसको दूसरे शब्द में बोलें तो गवर्नमेंट ऑथेंटिकेट कर रही है, जिससे कि एक QR कोड जनरेट हो जो जिसमें गवर्नमेंट के सिग्नेचर लगे हुए हों कि जो इस QR कोड में इंफॉर्मेशन गिवन है वो गवर्नमेंट की वेबसाइट से निकाली गई है। और ये जो QR कोड में इसको बांधने का मकसद ये है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है कहीं से भी वेरीफाई की जा सकती है जहाँ पे इंटरनेट की अवेलेबिलिटी ना भी हो। ऑफलाइन टूल्स जो एप्लीकेशंस बनाई गई है उनके थ्रू भी इसको ऑथेंटिकेट किया जा सकता है और उसके थ्रू भी इसको वेरीफाई किया जा सकता है। और ये जो QR कोड है इसमें ई इनवॉइस के ये सारे जो पैरामीटर्स हैं, GSTIN ऑफ द सप्लायर, रेसिपिएंट का GSTIN, इनवॉइस नंबर, डेट, इनवॉइस वैल्यू, बेसिकली टैक्सेबल वैल्यू, ग्रॉस टैक्स, नंबर ऑफ लाइन आइटम, HSN कोड, ये सारी चीज़ें QR कोड के थ्रू पढ़ी जा सकती हैं। 4th स्टेप में हमारा ई इनवॉइस रेडी हो गया है। ई इनवॉइस कुछ इस तरह से दिखता है और इसमें जो ई साइन है, ये जो साइन है ये अभी हमने डिस्कस किया, ये IRP के साइन है, गवर्नमेंट के साइन है। तो क्या इस ई इनवॉइस को मैनुअली या डिजिटली बाय ऑथराइज सिग्नेटरी भी साइन करना पड़ेगा? द आंसर इज यस, ई इनवॉइस ऑल्सो हैज़ टू बी साइंड बाय द ऑथराइज सिग्नेटरी। अच्छा, हम ब्रीफली जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं ई इनवॉइस की एप्लीकेबिलिटी। ई इनवॉइस B2B सप्लाईज में ही एप्लीकेबल है। फर्दर एक्सपोर्ट सप्लाईज या सप्लाईज टू SEZ, डीम्ड एक्सपोर्ट सप्लाईज, इन तीनों में भी ये एप्लीकेबल है। उसके बाद जो टर्नओवर कब से ये लागू हुआ, जिन लोगों की टर्नओवर एक्सीड कर रही थी 500 करोड़ रुपीस, सॉरी, उनके लिए ये एप्लीकेबल था 1 अक्टूबर 2020 से। फिर जिनकी टर्नओवर एक्सीड कर रही थी 100 करोड़, उनके लिए 1 जनवरी 2021 नेक्स्ट क्वार्टर ही। फिर 50 करोड़ पे आए उससे नेक्स्ट क्वार्टर, बट एक साल बाद 1 अप्रैल 2022 पे ये टर्नओवर रिड्यूस होके अब 20 करोड़ हो गई है। अच्छा, ये जो हम बार बार टर्नओवर देख रहे हैं, ये कौन सी टर्नओवर देखनी है? ये फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर देखनी है फ्रॉम 17-18 ऑनवर्ड्स, मतलब जब से GST लागू हुआ तब से एनुअली क्या उस पर्टिकुलर टैक्स पेयर की टर्नओवर थी। अगर किसी भी साल में एनुअल टर्नओवर पैन इंडिया बेसिस पे एक्सीड कर रही थी इन लिमिट से, तो GST में ई इनवॉइस की एप्लीकेबिलिटी उन पे लग जाती है। अच्छा, ई इनवॉइस में स्पेसिफिक सिचुएशन में ई इनवॉइस की लायबिलिटी दूसरे किसी रिसिपेंट पे या ई-कॉमर्स ऑपरेटर पे भी लग जाती है। अगर जो सप्लाई है वो ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू हो रही है तो ई इनवॉइस बनाने की लायबिलिटी ई-कॉमर्स ऑपरेटर पर है। और RCM सप्लाईज जहाँ पे सप्लायर और रेसिपेंट दोनों रजिस्टर्ड हैं, तो B2B सप्लाई में जो भी RCM बेसिस पर है उस पे भी ई इनवॉइस रिसिपेंट बनाएगा। अगर वो एज अ सप्लायर लायबल है ई इनवॉइस बनाने के लिए, तो रिवर्स चार्ज में भी वो ई इनवॉइस इशू करेगा। अच्छा, ई इनवॉइस इन एप्लीकेबिलिटी मतलब किस पे नहीं लगेगा? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को बाहर रखा गया, लोकल अथॉरिटी को बाहर रखा गया, SEZ यूनिट्स को हटाया गया है। फिर रूल 54(2) में इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स इंक्लूडिंग NBFC, GTA, ट्रांसपोर्ट, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस सप्लायर और जो कि सिनेमा हॉल्स हैं, इनको बाहर रखा गया है।
कॉन्सिक्वेंसेस, अगर ई इनवॉइस नहीं इशू करते तो क्या, तो अगर ई इनवॉइस नहीं इशू करते तो रूल 48 सब रूल 5 कह रहा है कि ये जो ई इनवॉइस है ये जो बिना IRN का इनवॉइस अगर कोई जनरेट करता है जिस पे ई इनवॉइस इशू करने की लायबिलिटी है, वो उस इनवॉइस को इनवॉइस माना ही नहीं जाएगा। अगर वो इनवॉइस माना नहीं जाएगा तो जो रेसिपिएंट है उसको 16(2)(a) के लिए वैलिड इनवॉइस ना होल्ड करने के लिए क्रेडिट भी डिनाई किया जा सकता है। उसके बाद पेनल्टी अंडर सेक्शन 122 सप्लायर पे भी लग सकती है और रेसिपिएंट पे भी लग सकती है। सप्लायर पे क्यों, कि उसने सही इनवॉइस नहीं इशू किया, और रेसिपिएंट पे क्यों, क्योंकि उसने क्रेडिट ले लिया विदाउट एक्चुअल हैविंग द इनवॉइस इन हिज हैंड्स। और ये जो इनवॉइस का पोर्टल का डेटा है ये क्या कहाँ और भी इंटरलिंकिंग की गई है, द आंसर इज यस। यही डेटा आउट के GSTR 1 में भी जाएगा ऑफ द सप्लायर, और यही डेटा आउट के ई-वे बिल में भी पार्ट ए में रिफ्लेक्ट करेगा। कुछ FAQs देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑन ई इनवॉइस पोर्टल, अगर ऑलरेडी आप GST के पोर्टल पे रजिस्टर्ड हो तो ई इनवॉइस पोर्टल पे अलग से रजिस्ट्रेशन लेनी है, द आंसर इज यस। बट अगर आप ई-वे बिल के पोर्टल पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो आपको ई इनवॉइस के पोर्टल पे दोबारा रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर कुछ जो टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए ई इनवॉइस पोर्टल पे ऑलरेडी इनेबल कर दिया गया है उनका GSTIN ऑन द बेसिस ऑफ डेटा अवेलेबल विद द GST सिस्टम कि उस पर्टिकुलर टैक्स पेयर की क्या टर्नओवर है, उसके बेसिस पे कुछ टैक्स पेयर्स को ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया गया है। तो आपको रजिस्टर किया गया है कि नहीं ये आप सर्च टैक्स पेयर में नो योर सप्लायर के ऑप्शन पे जाके पता कर सकते हैं। बट अगर आपके ऊपर रिक्वायरमेंट है और आप ई इनवॉइस पोर्टल में एनेबल नहीं हो तो भी एक सेपरेट कॉलम दिया गया है जहाँ पे कि आप कह सकते हो कि हमें एनेबल कर दीजिए, हमारे ऊपर लायबिलिटी लग रही है। और अगर आप के ऊपर लायबिलिटी नहीं लग रही और आप एनेबल हुए हो तो आप support.einv.api@gov.in के पास आप लेटर लिख के उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि हमें हटा दिया जाए, हमारे ऊपर ई इनवॉइस की लायबिलिटी या रिक्वायरमेंट अभी एप्लीकेबल नहीं हुई है। अच्छा, जनरेशन ऑफ IRN की बात करें तो कितनी देर तक ये ई इनवॉइस अवेलेबल रहेगा गवर्नमेंट पोर्टल पे? सिर्फ 24 घंटे के लिए। जैसे कि डेटा जो ऑनलाइन इकट्ठा है वो कम रहे तो 24 घंटे के बाद वो IRN हट जाएगा। और ये जो अभी हम बात कर रहे थे ऑथेंटिकेट करने की या वेरीफाई करने की कि क्या ये जो डेटा है इनवॉइस का ये करेक्ट है कि नहीं, उसके लिए ई इनवॉइस सिस्टम पे जाके भी वेरीफाई किया जा सकता है और QR कोड वेरिफिकेशन ऐप के थ्रू भी ये वेरीफाई किया जा सकता है कि ये जो ई इनवॉइस है ये फेक इनवॉइस है या ये जेन्युइन इनवॉइस है। अच्छा, अगर IRN जनरेट कर दिया और कुछ एरर रह गई तो क्या उसको कैंसिल किया जा सकता है? यस, विदिन 24 आवर्स। और अगर कोई मिस्टेक रह गई तो क्या करें, उसको कैंसिल करके एक नया इनवॉइस बनाइए और नए इनवॉइस को आप अपलोड करिए। जो इनवॉइस अगर आप ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं उस इनवॉइस का और उसमें एरर रह गई है तो उस इनवॉइस को आपको कैंसिल ही करना पड़ेगा। वेदर ई इनवॉइस जनरेटेड पार्शली इसको कैंसिल किया जा सकता है? द आंसर इज नो, फुल इनवॉइस ही कैंसिल करना पड़ेगा। अच्छा, एक रूल 48 है, उसमें सब रूल 1-2 बता रहे हैं कि कितने कॉपीज इशू करने होते हैं इनवॉइस इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इसके अगेंस्ट ई इनवॉइस में रूल 48(6) है जो कि कहता है कि ई इनवॉइस के केस में ये जो डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट कॉपीज इशू करने की जो बात है वो एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, एक एडवाइजरी आई है GSTIN द्वारा डेटेड 3 मार्च 2022 और इसमें कहा गया है कि अगर जो इनवॉइस है
ये कैसे ऑटो पॉपुलेट होगा GSTR1 में ऑफ द सप्लायर? तो अगर पहले तो सिंपल केस दिया कि अगर इनवॉइस डेट है 24/11 और उसको IRN भी सेम डेट पे जनरेट कर दिया है, तो ये ऑटो पॉपुलेट होगी 2 दिन बाद GSTR1 ऑफ द सप्लायर में। अगर इनवॉइस डेट है, सिनेरियो नंबर 2 डिस्कस किया गया है और कहा गया है कि अगर इनवॉइस डेट है 30/11 की और IRN जनरेट किया हुआ है 4/12 को, तो ये कौन GSTR1 में ऑफ द सप्लायर ऑटो पॉपुलेट होगा? द आंसर हैज बीन गिवन एज यस, और ये नवंबर में ही जाके ऑटो पॉपुलेट होगा, क्योंकि इसमें जो इनवॉइस डेट है वो 30/11 है। तो बताया गया है कि जिस पीरियड का इनवॉइस है उसी पीरियड के GSTR1 में ये ऑटो पॉपुलेट होगा। सिनेरियो 3 में डिस्कस किया कि अगर इनवॉइस था 30/11 का, IRN जनरेट किया 24/12 को, तो अब ड्यू डेट फॉर फाइलिंग GSTR1 तो निकल गई 11 तारीख या IFF भरने की, तो अब ये ऑटो पॉपुलेट नहीं होगा नवंबर में, लेकिन एक GSTR1 के डैशबोर्ड में, सप्लायर के GSTR1 के डैशबोर्ड में एक एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोडेबल इन एक्सेल फॉर्मेट एक यूटिलिटी, एक ऑप्शन डाल देंगे जिस पे क्लिक करके आपको ये डिटेल्स तो मिल जाएंगी, लेकिन GSTR1 में ये ऑटो पॉपुलेट नहीं होगा, क्योंकि IRN कब जनरेट हुआ है 24/12 को, जहाँ के ऊपर वाले केस में 4/12 को जनरेट हो गया तो आ गया था पिछले महीने में। तीसरा सिनेरियो डिस्कस किया गया है कि अगर 25/11 का इन्वॉइस था जिसका IRN भी 30/11 को जनरेट कर दिया गया था, लेकिन इस जो इनवॉइस को मैनुअली ऐड कर दिया गया था सप्लायर द्वारा GSTR1 में 25/11 को ही सेम डेट पे, तो ये जो इनवॉइस है GSTR1 में ये ओवरराइट नहीं करेगा। जो इनवॉइस पोर्टल है ये एक्सेल फॉर्मेट में जो GSTR1 में डैशबोर्ड में आ रहा होगा वहाँ पे अपीयर होएगा, लेकिन इसको ओवरराइट नहीं करेगा। ई इनवॉइस पोर्टल के से जो इन्फॉर्मेशन आ रही होगी उसको जो ऑलरेडी मैनुअली ऐड की गई इन्फॉर्मेशन है वो ओवरराइट नहीं की जाएगी। अब हम बात करते हैं डायनामिक QR कोड के बारे में। डायनामिक QR कोड सर्टन रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर इफेक्टिव किया गया है और ये इफेक्टिव किया गया है 1 अक्टूबर 2020 से। डायनामिक QR कोड और ई-वे बिल में जो QR कोड है उसका बेसिक फ़र्क पहले हम समझ लेते हैं। डायनामिक QR कोड इसलिए लगाया जाता है इनवॉइस पे जिससे कि जो रिसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज है वो डिजिटल मीन्स से सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज को पेमेंट कर दे, और जो ई इनवॉइस वाला QR कोड है वो इसलिए लगाया जाता है इनवॉइस पे जिससे कि जो रिसिपिएंट है या जो गवर्नमेंट है वो ई इनवॉइस की जो इंफॉर्मेशन है वो वेरीफाई कर ले इवन विदाउट अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट। अब हम देखते हैं किन के ऊपर ये रिक्वायरमेंट लगाई गई है। जो रजिस्टर्ड क्लास ऑफ पर्सन है जिनकी टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, किसी भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 20, 21 तक 500 करोड़ से ज़्यादा है, और जब वो सप्लाई करेंगे B2C को, मतलब कस्टमर को जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, तब उन्हें इनवॉइस के ऊपर एक डायनामिक QR कोड प्रेजेंट करना है। और ये प्रोविजन इन 5 कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। पहले इंश्योरेंस, बैंकिंग, NBFC, फिर GTA, फिर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, फिर सप्लायर ऑफ सर्विसेज जो कि सिनेमा हॉल की सर्विसेज दे रहे हैं, OIDAR सर्विसेज प्रोवाइडर के भी हटा के रखा हुआ है। साथ ही में कहा है कि अगर जो सप्लायर ऑफ सर्विसेज है जिसके 500 करोड़ से ज़्यादा की टर्नओवर है वो डिजिटल डिस्प्ले के थ्रू जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है उसको एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि वो डिजिटल मीन से पे कर दे, तो QR कोड लगाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पे से हट जाएगी।
I thank you for patient listening. I hope you understood the entire topic well. In case you still have any query, you can mail or mm, give us a call on the number displayed on the screen. I thank you. Thank you very much.